पर यानी कितने डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान एक बराबर हो जाता है। यानी लेंस की जो क्षमता मापी जाती है, जिसको हम आम भाषा में पावर कहते हैं, तो पावर मापने के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो हम अब भी बात कर रहे हैं MRI की, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके जरिए किन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे कि शरीर के अंदर बीमारी का पता लगाया जा सके। हेलो दोस्तों, पैरामाउंट कंपटीशन क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीके जीएस शिक्षक मृत्युंजय। दोस्तों, जब से बिहार सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि अब बिहार में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से होगा, तब से जीके जीएस का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी के द्वारा सबऑर्डिनेट से लेकर के और टॉप लेवल के एग्जाम्स की जो तैयारी करते हो, किसी भी तरह की परीक्षा, या फिर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, सबके लिए जीके जीएस की अहमियत काफी बढ़ गई है। अब इसी बात को ध्यान में रखकर हमने क्वेश्चन आंसर का सेट तैयार करने का फैसला किया है और आगे से हम कई सारे सवाल और उनके आंसर का सेट हर दिन आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, यानी आज का जो सेट है क्वेश्चन आंसर का, उसको शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करें। और अब चलिए हम आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा। पहले सवाल में यह पूछा गया है कि किस तापमान पर, यानी कितने डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान एक बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि -40 डिग्री पर। अगर तापमान -40 डिग्री हो तो इस पर सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान एक बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो कि आगामी फॉर्मूले में आपको दिखाई भी दे रहा है, अगर हम सेल्सियस का मान -40 रखें और फॉर्मूले के हिसाब से फ़ारेनहाइट का मान निकालें तो कितना आएगा? -40 आएगा। या फिर अगर हम फ़ारेनहाइट का मान -40 रखें और फॉर्मूले के हिसाब से सेल्सियस का मान अगर हम निकालें तो सेल्सियस का मान -40 होगा। यानी -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक बराबर हो जाता है। एक थोड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन यह सवाल अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। यानी लेंस की जो क्षमता मापी जाती है, जिसको हम आम भाषा में पावर कहते हैं, तो पावर मापने के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान है भाई, डायोप्टर। डायोप्टर में लेंस के पावर को मापा जाता है। बस आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको भी फायदा हो और आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी हो सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक बड़ा ही आजकल पॉपुलर जांच की प्रक्रिया है चिकित्सकीय जांच में। यानी अगर मेडिकल संबंधित किसी को कोई जरूरत होती है, किसी बीमारी को ट्रेस करना हो, बीमारी की जांच करनी हो और शरीर में बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो, तो एक सामान्य तरीका होता है एक्सरे, जिसको कि आम भाषा में आप लोग एक्सरा कहते हैं कि एक्सरा करवा लीजिए। तो एक हो गया एक्सरे, और दूसरा होता है आपको MRI, जो कि एक्सरे से ज्यादा एडवांस लेवल का ये जांच होता है। इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह भी तो होता ही है। तो हम अब भी बात कर रहे हैं MRI की, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके जरिए किन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे कि शरीर के अंदर बीमारी का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि MRI तकनीक के तहत ना तो एक्सरे रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है और ना ही गामा रे रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत रेडियो वेव के रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे इसमें कई सारे सवाल बनते हैं। यह पूछा जा सकता है कि MRI का फुल फॉर्म क्या है। तो MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और साथ ही साथ इसमें तकनीक क्या होता है? क्या ये एक्सरे की तरह रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करता है? तो जी नहीं, ये एक्सरे रेडिएशन के सिद्धांत पर काम नहीं करता, ना ही गामा रे रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करता है, बल्कि इसके अंतर्गत जिस रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है वो है रेडियो वेव और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड।
का भी यानी चुंबकीय क्षेत्र का भी इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है ताकि शरीर में उपस्थित किसी बीमारी का सटीक तरीके से पता लगाया जा सके। दोस्तों, आप लोगों ने साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग का नाम जरूर सुना होगा। तो सवाल उठता है कि जब ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या बदलाव आता है। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करेगा तो क्या कौन सा परिवर्तन होगा। जैसे अगर कोई माध्यम बहुत गहरा है, गहन है, जैसे जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है, तो यानी सघन होती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या फिर हवा से पानी में प्रवेश करे, या फिर हवा से कांच में प्रवेश करे ध्वनि तरंग, तो उस ध्वनि तरंग के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ध्वनि तरंग के वेवलेंथ पर तो अंतर पड़ेगा, यानी उसका वेवलेंथ बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी जस की तस बराबर बनी रहेगी। हाँ, अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस ध्वनि तरंग की का जो वेवलेंथ है वो यानी जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं वो बदल जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, यानी इस मात्रक के सहारे हम कौन सी चीज मापते हैं, तो भाई इसके माध्यम से भी हम दूरी ही मापते हैं। प्रकाश वर्ष का नाम सुनकर के बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये भाई होता क्या है प्रकाश वर्ष। लेकिन आप घबराइए मत, प्रकाश वर्ष ये भी दूरी मापने का ही एक माध्यम है। अब ऐसे साधारण दूरी अगर मापना हो तो आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल यानी मील, इन सब के माध्यम से आप दूरी मापते हैं। लेकिन साधारण सा दूरी, जैसे आपको मापना हो आपके एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की दूरी, या फिर आपको मापना हो एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, या एक देश से दूसरे देश की दूरी, तो इन सभी दूरियों को हम लोग किलोमीटर और मील में मापते हैं। लेकिन अगर एक खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी और दूसरी खगोलीय पिंड जैसे बृहस्पति, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, या फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, तो इन दूरियों को जब हम मापते हैं तो उसको मापने के लिए ये मील काम नहीं आता, या मीटर और किलोमीटर भी काम नहीं आता। इस दूरी को मापने के लिए जरूरी है प्रकाश वर्ष जैसे मात्रक की, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो प्रकाश वर्ष आपसे पूछा जाए कि किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। मत भूलिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यह सवाल उठता है कि अगर दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष तो उसका कहीं ना कहीं किलोमीटर से भी संबंध होगा ही, और मीटर से भी इसका संबंध होगा। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, सवाल उठता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, भौतिक और रसायन विज्ञान में सूक्ष्म कणों के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। सवाल ये उठता है कि अल्फा कण, बीटा कण, या फिर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर क्या चार्ज होता है। तो इसको जानने के लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहला जो अल्फा कण है वह क्या होता है। दोस्तों, अल्फा कण कुछ और नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन के बाद पेरियोडिक टेबल में जो दूसरा एलिमेंट होता है हीलियम, वह हीलियम ही है। बस हीलियम के अंदर से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमने बाहर कर लिया। अब हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा। तो हीलियम के ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकाल लीजिएगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +2। तो हीलियम जब पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, उसके ऊपर जब 2 चार्ज आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। यानी अल्फा कण जो है उस पर चार्ज क्या होता है, +2। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्फा कण में, एक भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से काढ़ लिया गया है, निकाल लिया गया है, ठीक है। और उसका मास नंबर कितना होता है, तो वही जो हीलियम का होगा, यानी हीलियम का मास नंबर होता है 4। तो याद रखिएगा कि अल्फा कण क्या है, तो हीलियम जिस पर कि +2 चार्ज है। यानी हीलियम पर जब +2 चार्ज होगा
तो वही अल्फा कण कहलाएगा। यानी अल्फा कण पर क्या चार्ज होगा, तो +2। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो 0, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया है। और साथ ही साथ उसका मास नंबर कितना होगा, तो हीलियम का मास नंबर कितना होता है, 4। तो बस बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब दूसरा है बीटा कण। बीटा कण क्या होता है, ये गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होगा, -1। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। तो याद रखिएगा कि बीटा कण क्या है, तो वह इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन गतिशील इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई, जैसे आपने हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के कहीं छोड़िएगा तो मूव करेगा। तो वही जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है, जो रैंडम मूव कर रहा है, वही है बीटा कहलाता है। अब अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए तो उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन क्या है, 0 चार्ज, 0 चार्ज वाला कण है। दोस्तों, आप लोग तो नौजवान हैं, तो आप लोगों का इंटरेस्ट गाड़ियों में जरूर होता होगा। कार, बाइक्स, महंगी कारें, महंगी बाइक्स के बारे में आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है। लेकिन उसको चलाने के लिए फ्यूल्स की भी जरूरत होती है। फ्यूल का मतलब ईंधन। अब 2 तरह का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। ऐसे तो 50 तरह का ईंधन हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पे 2 तरह का ईंधन होता है। एक होता है पेट्रोल और एक होता है डीजल। अब आजकल सीएनजी आ गया है। गांव में जाइएगा तो ढेर गाड़ी किरासनों पर चलता है, तो वो सब लेकिन मुख्य तौर पे ईंधन का स्वरूप नहीं माना जाता है। हाँ, सीएनजी का प्रचलन थोड़ा सा बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी इक्का दुक्का दिखाई देने लगी हैं, लेकिन अभी भी जो आम आदमी के दिमाग में ईंधन होता है वो क्या होता है, पेट्रोल और डीजल। तो ये जो पेट्रोल और डीजल है, इसकी क्षमता को मापने के लिए कौन से मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है। बहुत सा पेट्रोल है, बहुत कम माइलेज देगा, और उसी गाड़ी में अगर दूसरा पेट्रोल डलवाइएगा वो ज्यादा माइलेज देगा। उसी तरह से कुछ डीजल ऐसा होता है जो कम माइलेज देता है, और दूसरा डीजल होता है वो ज्यादा माइलेज देता है। तो भाई सवाल उठता है कि पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को, यानी उसकी क्वालिटी को मापने के लिए किन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, पेट्रोल का जो क्वालिटी है उसको मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, और डीजल की क्वालिटी मापने के लिए सीटेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, घबराइएगा मत, आने वाले समय में हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, डायोप्टर, ये तमाम चीजों पर, अल्फा, बीटा, इन सभी चीजों पर हम काफी डिटेल से वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे। अभी आप ऑब्जेक्टिव मारते जाइए, फटाफट इसको अपने दिमाग में रखते रहिए। वक्त आने पर आपको इन विषयों का एक डिटेल्ड वीडियो भी बना करके हम जरूर देंगे। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लगे हाथ आपको एक बात हम और बता दें कि आप लोग हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब समझ पाना थोड़ा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि बर्फ का गलनांक क्या है, या फिर लोहे का गलनांक क्या है। तो गलनांक को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ पिघलने लगता है उसी को कहते हैं गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों, ये आज के सेट के कुछ प्रश्न थे जो आपके सभी तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। इन सभी सवालों को बार बार 1-2 बार देख लीजिएगा, ताकि ये सवाल आपके दिमाग में एक बार बन जाएंगे तो आने वाले वीडियोज को समझना आपके लिए, और साथ ही साथ जिन सोर्सेस से आप पढ़ाई करते हैं उनको समझना भी आपके लिए काफी आसान होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अंत तक देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के बीच इसको प्रमोट करिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।